गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग एंड द सेल्फ की यूनिट सेकेंड कम्युनिकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। तो कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का अर्थ और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रकृति के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है कि सम प्लस प्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, टू मेक कॉमन। अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण का दो अर्थ और बताए गए हैं, एक संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। तो नैरो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के संकुचित अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, चाहे व्यक्ति इन सूचनाओं को समझे या नहीं तथा विश्वास करे या नहीं। आज वर्तमान समय में इस अर्थ का कोई स्वीकार नहीं करता। इसी तरीके से संप्रेषण का व्यापक अर्थ, एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों, सूचनाओं तथा तथ्यों को समझा जा सके तथा विश्वासों को भी समझा जा सके। संप्रेषण को इस प्रकार भी समझाया जा सकता है कि शिक्षक अपने प्रधानाचार्य से अथवा छात्र से कुछ कहते हैं या छात्र उनको कुछ बताते हैं या प्रधानाचार्य बुलाकर उनको कुछ आदेश देते हैं तथा प्रशंसा या आलोचना करते हैं। तो इससे तात्पर्य ये है कि यह संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। छात्र आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर कानों में फुसाते हैं, तो यह भी संप्रेषण की प्रक्रिया है। इस प्रकार संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को वे समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। संप्रेषण किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना है। सूचना देने वाले संचारक और सूचना ग्रहण करने वाले प्रापक यानी कि रिसीवर, संचारक सेंडर और प्रापक रिसीवर के मध्य उभयनिष्ठता स्थापित होती है। संचार एक ऐसी कला है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों और भावनाओं में सहभागी बनता है। अब हम संप्रेषण की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करता है तो संप्रेषण कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विचारों, जानकारी वगैरह का विनिमय किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संप्रेषण है। लुइस ई एलन के अनुसार कि संप्रेषण उन सभी क्रियाओं का योग है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के साथ समझदारी स्थापित करना चाहता है। संप्रेषण के अर्थों का एक पूल है, इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित तथा नियमित प्रक्रिया शामिल है। अब एडगर डेले के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन ए मूड ऑफ मोटिविलिटी, यानी कि संचार अथवा संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संपन्न होती है और जिसके माध्यम से विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं एवं आदर्शों का आदान प्रदान होता है। इस तरीके से हमने संप्रेषण के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में जाना। जैसा कि आपको पता है कि विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही संप्रेषण कहलाती है। यह विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही इसकी परंपरा देखने को मिलती है कि आदि मानव अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करता था, क्योंकि उसके पास भाषाई शक्ति का अभाव था।
जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास भाषा संस्कार के आधार पर हुआ, तत्पश्चात संप्रेषण के माध्यम भी विकसित होने लगे। वर्तमान समय में सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कारण संप्रेषण की प्रणाली ही परिवर्तित हो गई। आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं सैद्धांतिक विचारों को बिना किसी विलंब के आसानी से दूसरे व्यक्ति को प्रेषित कर सकता है। विश्व में हुई संचार क्रांति ने संप्रेषण के महत्व में वृद्धि की है। तो संप्रेषण की अवधारणा केवल मानव समाज में ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। केवल माध्यम अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को विचारों के माध्यम से स्पष्ट करता है तो वही एक पक्षी उसको संकेत अपनी चहचाने की भाषा में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संप्रेषण समस्त व्यक्तियों एवं प्राणियों द्वारा संपन्न होता है। अब हम संप्रेषण की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं द्वारा भी स्पष्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो वहाँ संप्रेषण प्रक्रिया होती है। तो इससे उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित होता है। अब सेकंड पॉइंट है कि इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब संप्रेषण की प्रक्रिया करते हैं, विचारों का विनिमय विचारों के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, तब उनकी विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से विचार विमर्श और विचार विनिमय की विशेष ध्यान दिया जाता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है यह द्विबाही यानी कि टू वे प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला, यानी कि संचारक और प्रमापक, सेंडर और रिसीवर होते हैं। तो यह दो द्विबाही प्रक्रिया होगी तभी संप्रेषण संपूर्ण होगा। फिर हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी कि विचार विनिमय का साधन माना जाता है संप्रेषण। तो संप्रेषण के लिए कोई भी बात होती है तो कोई प्रोसेस जब लागू किया जाता है तो वो उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी बिना किसी उद्देश्य की ये प्रक्रिया लागू नहीं होती है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि कम्युनिकेशन में मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष जैसे विचार संवेदनाएं भावनाएं तथा संवेग समावेशित होते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलजुल के जब बात करते हैं तब उनके सभी प्रकार की संवेग भावनाएं संवेदनाएं और विचारों को देखा जाता है कि वो किस टॉपिक पर विचार कर रहे हैं, उनकी संवेदना उस टॉपिक के प्रति क्या है, वो उसे क्या आशा रखते हैं, उस टॉपिक में वो उनकी भावनाएं कैसी है और उनके संवेग क्या कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष इसमें समावेशित होते हैं। अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है, यानी कि संप्रेषण में जब विचारों का विनिमय आदान प्रदान जब अच्छे से प्रभावशील होगा तभी तो वो उत्तम शिक्षण के लिए पर्याप्त होगा, एक अच्छा बुनियादी तत्व साबित हो सकेगा। क्योंकि यह अगर कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच किसी टॉपिक पे जैसे कि शिक्षा से संबंधित कोई टॉपिक है, अनुशासन से संबंधित है या उनके पाठ्यक्रम से संबंधित या आज के वर्तमान समय से संबंधित कुछ टॉपिक पर विचारों का विनिमय हो रहा है तो वह उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व साबित होगा। वह आगे भी उस टॉपिक पर की गई वार्ता अच्छे से अच्छे आगे सभी के लिए प्रभावशाली साबित होगा। अब हमारा नेक्स्ट 7th पॉइंट है कि कम्युनिकेशन प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। यदि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का संदर्भ सही ढंग से प्रत्यक्षीकृत नहीं कर पाता तो यह सही संभव नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर के टॉपिक में बताया था कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी
अच्छे रिसेंटली टॉपिक पर बात कर रहे हैं, कोई शिक्षा से संबंधित कर रहे हैं, कोई अनुशासन से संबंधित कर रहे हैं, तो उसका प्रत्यक्षीकरण संभावित होगा। लेकिन अगर वो किसी बिना मतलब के टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो वो अपना समय का भी बर्बाद करते हैं और अपना हर तरीके का नुकसान करते हैं, क्योंकि उन बातों से कोई मतलब नहीं। कोई जैसे फालतू बातें हैं, कोई गलत आदतों की प्रति बातें हैं कि इस तरीके के लोगों में कोई गलत भावना है, कोई किसी कुरीति के प्रति है कि लोग उसका सही भी पक्ष देखते हैं और गलत पक्ष भी देखते हैं। तो इस तरीके की संप्रेषण करने की जो प्रक्रिया होगी वो प्रत्यक्षीकरण नहीं साबित होगी। इसके लिए संदेश प्राप्त करने वाला और संदेश ग्रहण करने वाला दोनों के प्रति अच्छे टॉपिक पर और है ना समय के अनुसार बात करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन एवं सूचनाओं में अंतर है कि सूचनाओं में तर्क, औपचारिकता तथा इम्पर्सनैलिटी की विशेषता होती है। उदाहरण के लिए अगर पुस्तक एक सूचना है या टीवी पर प्रोग्राम सूचनाओं से भरे रहते हैं, लेकिन जब तक पुस्तक पढ़ी न जाए या टीवी उसका ऑन का बटन न दबा दिया जाए तब तक कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो सूचनाएं वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होती है, जबकि संप्रेषण में व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि आपने देखा है कि अगर आपको कोई सूचना चाहिए तो आपका एक लिखित नोटिस आ जाता है तो आप उस सूचना पर साइन कर देते हो और सूचना आप सुन लेते हैं या आपको समझ में आ जाती है कि ये इस पर आपको कि ये नोटिस है, हमको ये कार्य करना है। और अगर आप टीवी से कोई सूचना प्राप्त करते हैं लेकिन जब तक वो टीवी चलेगी नहीं तो आपको कैसे पता होगा कि इस टीवी में क्या सूचना आ रही है। तो आपको उसके लिए टीवी को ऑन भी करना होगा, उसका बटन दबाना होगा, जिसका चैनल चलाना होगा, तब जाके आपको उसकी सूचना प्राप्त होगी। नहीं तो बिना बंद टीवी की सूचना आपको कैसे पता चलेगी। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन में भी यही है कि कम्युनिकेशन में कि दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में विचारों का आदान प्रदान करेंगे, संदेशकर्ता के द्वारा विचारों को ग्रहण करना, विचारों को प्राप्त करना, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन में भी संप्रेषण में व्यक्ति और व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तभी तो वो आपस में जब बात करेंगे तो उस बात का पता, लोगों के विचारों का पता चलेगा कि अगर उनको कोई टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं तो इसमें किस प्रकार का कार्य करना है, ये कैसे हुआ, कि कोई घटना हुई तो कैसे हुई, उसका क्या कारण रहा, उसका परिणाम क्या रहा। इस तरीके से उसका प्रत्यक्षीकरण महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन में सामान्यतः व्यक्ति उन्हीं चीज़ों, विचारों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिनकी उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता, मूल्यों, प्रेरकों, परिस्थितियों या पृष्ठभूमि के अनुसार चाह या प्रत्याशा होती है। यानी कि आज के वर्तमान समय में कि लोग अपनी बातों को, अपने विचारों को उन्हीं टॉपिक पर बात करते हैं कि जो उनसे संबंधित हो, कि वर्तमान समय में उनके मूल्य, आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी प्रेरक और अभी क्या कंडीशन चल रही है। जैसे कि अभी वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना की जो कंडीशन चल रही है तो उसमें सभी आम जनता बहुत अधिक परेशान है, सभी लोग परेशान हैं दुनिया के, क्योंकि उन्हें हर तरीके से उन्हें नुकसान हो रहा है। तो ये इस तरीके की महामारी है कि इसमें हर तरीके का नुकसान हो रहा है और इसमें ये कि घर में बैठकर स्वच्छता का ध्यान रखना है, किसी के टच नहीं करना है, न किसी से मिलजुलना है, न किसी से बात करनी है, अगर बात करो तो मुंह पे मास्क लगाओ, इस तरीके से। तो इन तरीके के जो वर्तमान समय में जो टॉपिक वर्तमान रिसेंटली जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं पर उनके व्यक्तिगत विचार होने चाहिए कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए आगे क्या प्रयास करने चाहिए, ये किस कारण से हो रहा है, इस तरीके से। तो इसमें परिस्थितियों को कैसे निपटा जा सके और हमें हमारे मूल्यों के अनुसार किस तरीके का लोगों की, जनता के प्रति कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके की पृष्ठभूमि से भी लोगों में भी इच्छाएँ बढ़ती है और वो उन्हें जो समस्या होती है उसका समाधान भी उन्हें मिल जाता है। तो इस तरीके के टॉपिक पर विचार विनिमय करने से कि जो कम्युनिकेशन होता है वो सही साबित होता है और लोगों को जो चाह होती है, लोगों को जो इच्छाएं होती हैं, वो जो चाहते हैं वो कार्य उनके साथ हो तो वो उन्हें भी खुशी मिलती है। इस तरीके का संप्रेषण, सही संप्रेषण लागू होता है। फिर हमारा 10 पॉइंट है कि कम्युनिकेशन मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का
कार्य करता है। यानी कि दो या दो से अधिक लोग जब मिलते हैं तो समाज का भी निर्माण होता है। तो समाज में सामाजिक वातावरण का भी निर्माण होता है, मानवीय वातावरण को भी बनाए रखने का कार्य किया जाता है। लोग आपस में मिलजुल जब खाली समय होता है तो वह अपने समाज के लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं, परस्पर मेलजोल से आदान प्रदान की प्रक्रिया भी बढ़ती है। तो इस तरीके से मानवीय और सामाजिक वातावरण को भी बनाए रखने का कार्य करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट 11 पॉइंट है कि कम्युनिकेशन के 4 मुख्य कार्य हैं। सूचना प्रदान करना, निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रसारित करना, परस्पर विचार जागृत करना, समन्वय स्थापित करना। यानी कि सूचना की जो बात करेंगे, जब आपस में व्यक्तियों द्वारा जो विचारों का विनिमय होता है, परस्पर विचार विनिमय होता है, तो उसमें सूचनाएं भी प्रदान की जाती है कि हमें आगे समाज में क्या कार्य करना है। तो इसके लिए सूचना निकाली जाती है ताकि जो दूसरे जो लोग हैं उनके पास भी वो सूचना पहुंच जाए और वो भी उस कार्य के प्रति अवगत हो जाए। फिर नेक्स्ट है निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रेषित करना। कि जो समाज के जो हेड होते हैं वो उनकी कमेटी बनाई जाती है, उन कमेटी में निर्देश बनाए जाते हैं, आदेश लागू किए जाते हैं और फिर उसका जो नोटिस निकाला जाता है वो सभी लोगों को संदेश प्रसारित किया जाता है ताकि सभी लोग उसको देख के, सुन के, समझ के और उस कार्य के प्रति अवगत हो सके और उस पर कार्य का ध्यान रख सके। फिर नेक्स्ट है परस्पर विश्वास जागृत करना। यानी कि लोगों में परस्पर मेलजोल की भावना बढ़ जाती है तो उनमें विश्वास भी बन जाता है और वो एक दूसरे पर विश्वास करना सीख जाते हैं कि इसने जो बात कही, सामने वाले व्यक्ति ने जो बात कही है वो सही कही है, उसने जो बात कही है वो सोच समझ के कही है, सभी के हित का ध्यान रखते हुए कही होगी। तो इस तरीके से व्यक्तियों का आपस में प्रेम और विश्वास भी जागृत होता है। समन्वय स्थापित करना, यानी कि सभी लोग मिलजुल कर जब कार्य करते हैं तो उनमें समन्वय स्थापित होता है कि हमें कोई समाज में, जैसे कि समाज में वृक्षारोपण का कार्य करना है तो सभी लोगों को टाइम निश्चित किया जाता है तो सभी आपस में उसी निश्चित टाइम पर आकर सभी मिलजुल कर कार्य करने लग जाते हैं। सभी बराबर काम बांट लेते हैं, किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। तो इस तरीके से परस्पर समन्वय की भावना स्थापित होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में परस्पर अंतर्क्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक होता है। कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में परस्पर अंतर्क्रिया यानी कि इंटरेक्शन आपस में होना बहुत ज़रूरी है। इससे विचारों का आदान प्रदान अच्छे से होता है तथा पृष्ठपोषण यानी कि किसी की बात अगर किसी ने किसी टॉपिक पर अच्छी बात कही है तो उसको फीडबैक भी देना चाहिए। अरे आपने इतनी अच्छी बात कही, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं थी, इसे सुनकर मन को अच्छा लगा। इस तरीके का फीडबैक देने से सामने वाले व्यक्ति में भी उस व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव जगत होता है, सम्मान प्राप्त होता है। तो उसे भी लगता है कि अरे इन्होंने भी मेरा कितना सम्मान किया और मेरी बात को अच्छे से सुना, तो उसे भी अच्छा लगता है और सामने वाले को पहले से ही अच्छा लगा कि उसने इतनी अच्छी बात करी। तो इस तरीके से पृष्ठपोषण देने से व्यक्तियों का आपस में मेलजोल भी बढ़ता है और अच्छी परस्पर प्रेम सहयोग की भावना भी डेवलप होती है। अब हमारा 13 लास्ट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन में विचारों या सूचनाओं को मौखिक यानी कि बोलकर, लिखकर अथवा सांकेतिक संकेतों के रूप में प्रेषित किया जाता है एवं ग्रहण किया जाता है। यही किस कम्युनिकेशन संप्रेषण की प्रक्रिया में कि विचारों या सूचनाओं को मौखिक रूप में भी बोलकर भी बताया जा सकता है, लिखा भी जा सकता है और संकेतों के माध्यम से भी बताया जा सकता है। ये कोई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें संकेतों के माध्यम से बताया जाता है तो भी वह समझ जाते हैं। जैसे कि कोई विशेष वर्ग वाले जो बच्चे होते हैं तो उन्हें संप्रेषण के लिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो उन्हें बहुत जल्दी ही उन संकेतों के माध्यम से वो जान जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से संप्रेषित ग्रहण किया जाता है। धन्यवाद।